हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डाक्स का टीचर सीए करण शेठ, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले सभी ड्यू डेट्स एंड टाइम लिमिट्स ऑफ जीएसटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो एंड लेट्स बिगिन आवर जर्नी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में। कॉम्पोजिशन स्कीम में दोस्तों स्पेसिफिकली बोला गया है कि भाई देख, अगर तू एक कॉम्बो टैक्स पेयर है जिसने या तो 150 लाख वाला लिमिट एक्सीड कर दिया है, राइट, या तो थ्रेशोल्ड एक्सीड कर दिया है उसने अपना, या फिर तूने 10(2) की कोई कंडीशन को कॉन्ट्रावीन किया है, ओके, या फिर अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम ऑर्डर ऑफ विड्रॉल ऑफ ऑप्शन हैज बीन पास्ड। अगर इनमें से कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ऐसे सच इवेंट के 7 दिन के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि भैया मैं अपना कॉम्पोजिशन स्कीम गवा चुका हूं। यस, नाउ आई विल हैव टू स्विच टू कॉम्पो स्कीम, और उसके रीजंस भी तुझे स्टेट करने पड़ेंगे, ठीक है, कि तूने कोई कॉन्ट्रावेंशन मारा है या तेरे थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 30 दिन के अंदर, ओके, ऑफ सच इवेंट तुझे डिटेल्स फाइल करनी पड़ेगी ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि 18(1)(c) के तहत तुझे उसका आईटीसी मिलेगा इन योर ई क्रेडिट लेजर, तो ये भी एक कंप्लायंस तुझे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों 7 दिन के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट को इंटीमेट कीजिए कि अभी मैं कॉम्पो टैक्स पेयर नहीं हूं, और दूसरा 30 दिन के अंदर फ्रॉम सच इवेंट डिटेल्स फाइल कर दीजिए ऑफ स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स, तो आपको इसका मिल जाए आईटीसी एज पर सेक्शन 18(1)(c) माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, डन। दूसरा दोस्तों एक और एंगल है कि इफ द प्रॉपर ऑफिसर बिलीव्स दैट रजिस्टर्ड पर्सन इज इनएलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, राइट, यानी तू एक ऐसा बेशरम व्यक्ति है बेटा जो कॉम्पोजिशन स्कीम में था और वो एक्सीड कर चुका है 150 लाख, पर फिर भी कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत ही टैक्स पे कर रहा है, तो फिर ऐसे केस में सीधा क्या है, इशू होगा शो कॉज नोटिस। आपको रिप्लाई करना पड़ेगा विद इन 15 डेज, ओके, और जैसे ही आप रिप्लाई कर दोगे तो विद इन 30 डेज ऑर्डर आ जाएगा, या तो एक्सेप्ट होगा, ओके, आपका रिप्लाई, या तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा, डिनाई होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। विद इन 30 डेज, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑप्शन ऑफ विड्रॉल या डिनाइल, आपको क्या है, अपनी स्टॉक की डिटेल्स दे देनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग इट? यस। तो ये चीज याद रखना, 15 दिन शो कॉज नोटिस इशू होगा, उसके 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है, और उसके 30 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा कि आप एक कॉम्पो टैक्स पेयर हो या नहीं, ठीक है, आपको ये ऑप्शन मिलेगा या डिनाई होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये दोस्तों था विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन स्कीम। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की, तो विद रिस्पेक्ट टू गुड्स माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है 31(7) के तहत गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे ओके डेट ऑफ अप्रूवल या उसे टाइम ऑफ सप्लाई भी वो लोग कई बार बोल देते हैं, और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, ओके, तो 6 months याद रखना। 31(2) में दोस्तों सर्विसेज के केस में आपको पता है कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के 30 डेज के अंदर आपको क्या है, इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, और अगर बैंक, एनबीएफसी या क्या है इंश्योरेंस कंपनी हो आप, तो 45 डेज के अंदर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बस याद रखना दोस्तों, अगर आप सर्विस दे रहे हो बिटवीन 2 बैंक्स, 2 एनबीएफसीज, 2 इंश्योरेंस कंपनीज या 2 टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है, ये 4 में से कोई भी अगर क्या है इंडस्ट्री में आप अपनी ही ब्रांच को सर्विस दे रहे हो, तो 45 डेज वाला केस काम नहीं लगेगा। उस केस में डेट व्हेन द सप्लायर रिकॉर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज मेड विच एवर इज अर्लियर। एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर यानी कि अगर आपने 5/4 को सर्विस दी है, तो आज ये पहला क्वार्टर है अप्रैल में जून, और इसका एक्सपायरी होता है 30th जून, वैसा हो जाएगा, ठीक है, डन। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो 31(5) में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में स्पेसिफिकली दोस्तों उन्होंने बोला है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है। देखो, सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स उन्होंने क्या इस तरह से न्यूमेरिकली डिफाइन नहीं किया है, बट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस डेफिनेटली बोला है कि भाई एक ऐसा सर्विस जो आप दे रहे हो ऑन रेकरेंट बेसिस for a period of more than 3 months with a periodic payment obligation, तो फिर ऐसे केस में क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, ओके, वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। तो 3 months वाला एंगल प्लीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओके, और उसका टाइम लिमिट फिर अलग ही होगा, आपको पता ही है दोस्तों, एंड दैट इज व्हेन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। इफ इट इज नॉट असर्टेनेबल तो फिर
ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट, एंड व्हेन द पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो भैया ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो जीवन में। अभी नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू 31(3)(a). 31(3)(a) में मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ रिवाइज टैक्स इनवॉइस की, जहां पे सिंपल सी बात है, आप लायबल हो गए हो रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपको अभी क्या है, आगे जो भी सप्लाईज आप करोगे, जैसे यहाँ पे आप लायबल हुए 17 को, तो 17 से लेकर जो भी सप्लाईज आप करोगे वो सब पे आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पर इशू क्या होगा कि आप जीएसटी जब चार्ज करोगे तो रिसिपेंट बोलेगा तेरे पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, क्योंकि वो तो आया ही है आपको 15/7 को। तो आज सिंपल सी बात है, आपको टैक्स का अमाउंट लिख देना है, ओके, वो इनवॉइस में, पर उनसे लेना नहीं अभी। आप वो पैसा उनसे लेना कभी, जैसे ही आपके पास आरसी विथ जीएसटी नंबर आ जाता है 15/7 को, उस दिन या उसके बाद, समझा? यस। तो आप क्या कर देना, 1,18,000 लिख देना, पर रिसिपेंट को बोलना कि भैया मुझे सुबह 1 लाख ही दे दे, 18,000 तू देना जब मैं तुझे रिवाइज टैक्स इनवॉइस भेजूंगा, ओके, जिसके अंदर जीएसटी नंबर होगा, जिससे तुझे अपने क्या है आईटीसी मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1 साल से लेके 15/7, ओके, यानी डेट ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्टर अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी, ओके, ये डेट्स के अंदर तूने कोई भी अगर सप्लाईज की है, स्पेशली टू हुम, टू दोस पर्सन जो क्या है बेटा रजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, क्योंकि आईटीसी उन्हीं को चाहिए, तो फिर उस केस में रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना। पर कब तक करना, तो ऑब्वियसली जीएसटी नंबर मिलने के बाद। पर कितने टाइम के बाद बोला है? 1 मंथ। ये 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी के अंदर तू याद रखना, ओके, जो भी सप्लाईज तूने की है लायबल से लेके ग्रांट तक रजिस्टर्ड रिसिपेंट को, तो डेफिनेटली उनको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देना 1 मंथ के अंदर, ठीक है, डन। दूसरा, ओके, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, एक और एंगल इन्होंने क्या है टैक्स इनवॉइस चैप्टर में बताया था विद रिस्पेक्ट टू, ओके, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट का तो ठीक है, बोल दिया है कि भैया अगर आपने अप्रैल में ही क्या है डेबिट नोट इशू किया है, तो आप उसका जब जीएसटीआर 1 फाइल करोगे और 3 भी फाइल करोगे मई में, तो तभी दिखा देना 11 और 20 तारीख को, ठीक है। पर मेजर एक्चुअली टाइम लिमिट है क्रेडिट नोट का, ओके, और क्रेडिट नोट का ये जो टाइम लिमिट है काफी मिस इंटरप्रेटेड है। क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट किसका है? इशू करने का नहीं है, इशू तो कभी भी कर सकते हो आप, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, डिक्लेयर करने का टाइम लिमिट है, राइट। तो आज फॉर एग्जांपल आप समझो कि अप्रैल में आपने क्या है सेल्स किया, ठीक है, लेट्स से मई में आपको आ गया सेल्स रिटर्न, ठीक है, और ये साल चल रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल 2026, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है भाई सुन, ओके, तूने ये जो क्या है यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू किया होगा, ठीक है, तूने इशू तो कर दिया, जितना तेरे को सेल्स रिटर्न आया उतना, ठीक है, उसका ओके क्रेडिट नोट तूने इशू कर दिया है रिसिपेंट को, डेफिनेटली उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट तुझे ये डिक्लेयर करना है रिटर्न में, कब तक, ओके, रिटर्न में तू कब दिखाएगा, तेरे जीएसटीआर 1 में 3B में कब दिखाएगा, जिससे तेरा एक्चुअली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला इसको डिक्लेयर करने का टाइम लिमिट, ओके ओके, वो है कब, क्योंकि इफेक्ट तभी आएगा, इसका इफेक्ट टैक्स लायबिलिटी पे तभी आएगा जब रिटर्न्स में दिखाएगा इसे, ठीक है, यस। तो वो आ जाएगा ऑब्वियसली 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ओके, तो 2027, ठीक है, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज याद रखना कि ये मैं बात कर रहा था मई 2026 की, ठीक है। तो उसका क्रेडिट नोट का तो क्या रिफ्लेक्शन जो है, डिक्लेरेशन जो है वो अगले साल तक मैक्स दे सकता है। अगर तू भूल गया बीच में, तो मैं होता तो भैया मई का जून में ही करवा देता, पर अगर तू भूल गया फॉर सम रीजन, तो अगले साल तक वो बेनिफिट ले लेना 30 नवंबर के पहले, ठीक है, डन। तो तुझे डेफिनेटली क्या तेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने मिल जाएगा, ठीक है, डन। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की, तो टाइम ऑफ सप्लाई में एक है सेक्शन 12, एक है सेक्शन 13, उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया है कि भैया 12(2) के अंदर माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है, ओके, आपको कंपेयर करना होता है क्या, आपको कंपेयर करना होता है 2 चीज, एक तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ओके, और दूसरा आपको कंपेयर करना होता है लास्ट डे टू इशू इनवॉइस, ओके।
तो DOI को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट डेट के साथ। और लास्ट डेट में प्लीज इंश्योर करना ये गुड सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न वाले केस में ये 6 महीना वाला एंगल आप याद रखो, क्योंकि लास्ट डेट वहां पे वो है, तो लास्ट डेट वहां से आ जाएगा। ओके, 6 मंथ्स फ्रॉम द रिमूवल और डेट ऑफ अप्रूवल विच एवर इज अर्लियर। ओके, और फिर उसको कंपेयर करेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस के साथ। ठीक है, डन। दूसरा दोस्तों 12(3) में याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओके, रिसीपेंट के एंगल से चेक करना। तो रिसीपेंट के एंगल से डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, अगर आप मॉड्यूल वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे ऐसा बोला होगा, ओके, द फर्स्ट डे इमीडिएटली आफ्टर द 30th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। उसका मतलब वही होता है 30th डे के बाद वाला दिन, वो 31st डे ही है बेटा। ठीक है, जस्ट इजियर वे ऑफ सेइंग इट। और ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, उनको पूरे मार्क्स मिले, कोई दिक्कत नहीं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके, डन। और यहाँ पे याद रखना वही चीज, यहाँ पे 61 डेज है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, 13(2) आप जानते ही है दोस्तों कि इनवॉइस अगर आपने सही टाइम पे रेस किया है, यानी 30 दिन के अंदर किया है, तो DOI या DOP विच एवर इज अर्लियर, 30 डेज के बाद किया है तो ओके, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली, ओके, टाइम ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे भी एक एंगल है दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 14, जहां पे डेट ऑफ पेमेंट ही क्या है, अलग अलग दिन पे है। ओके, तो आज पहले आपका रेट था 12%, फिर रेट हो गया क्या 18%, पर आपका डेट ऑफ ओके रिकॉर्डिंग पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, वो ओल्ड रेट के हिसाब से था और न्यू रेट के हिसाब से आपका था डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। ओके, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या कि भाई देख, अगर तेरा चेंज ही हुआ है 1/4 को, तो तेरा क्रेडिट अगर 4 वर्किंग डेज के अंदर हुआ है, यानी 2, 3, 4, 5, ओके, 5, 4 तक हुआ है अगर तेरा क्रेडिट, तो ये वाला रेट लग जाएगा, ओल्ड रेट। ठीक है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग वाला एंट्री आ जाएगा एज द डेट ऑफ पेमेंट। पर अगर बेटा क्या है, 4 दिन बाद हो गया तेरा क्रेडिट, यानी 5 तारीख के बाद, 6, 7, 8 कभी भी, ठीक है, तो डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट आ जाएगा एज द डेट ऑफ पेमेंट। तो इस तरह के का रेजोल्यूशन यहाँ पे आया है। ओके, ठीक है, तो ये था विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजो टू सेक्शन 14 माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली, ओके, तो बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू ओके NHI मॉडल। दोस्तों NHI मॉडल का केस हम लोगों ने ऑलरेडी क्या है स्पेसिफिकली बात कर ली, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूं। इसमें दोस्तों ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में माय डियर फ्रेंड्स आपको यही फिगर आउट करना होता है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल वाला केस है या पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट वाला केस है। ओके, क्योंकि अगर ड्यू डेट वाला केस है तो सिंपल सी बात है, अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया ड्यू डेट के पहले तो इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और ड्यू डेट के बाद अगर क्या है आपने इनवॉइस रेज किया है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एंड अगर दोस्तों अगर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट वाला केस है, जहां पे क्या है इवेंट कंप्लीट हुआ पैसा मिला, इवेंट कंप्लीट हुआ पैसा मिला, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स इनवॉइस अगर आपने रेज कर दिया है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट के पहले, ओके, तो क्लियरली दोस्तों इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और इवेंट के कंप्लीशन होने के बाद अगर क्या है इनवॉइस रेज हुआ है तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, ओके, एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, दूसरा रिसेंटली दोस्तों क्या है एक टाइम लिमिट आया है, एक ड्यू डेट आया है, और वो है ये माय डियर फ्रेंड्स कि अगर स्पेक्ट्रम यूसेज की बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम राइट्स दे रहा है टेलीकॉम कंपनी को, तो इसमें इतना ही बोला है कि बॉस ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर जो होगा वही है आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, डन। ये रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से दोस्तों करवाया मैंने। ओके, नेक्स्ट दोस्तों डायरेक्टली हमको देखने मिलता है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में CTP और NRTP में कि बॉस आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है, ओके, आइडियली देखो दूसरे जो लोग हैं इनके अलावा की जो प्रजा है नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, उन लोगों तो क्या है 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्टर। ठीक है, तो 22 या 24 में आप लायबल हो जाएंगे, उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या है रजिस्टर करवाना है। तो पहले बिजनेस करो फिर रजिस्टर करो, पर यहाँ पे उल्टा है, पहले रजिस्टर करो फिर बिजनेस करो।
तो आपके कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के मिनिमम 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, साथ साथ में आपको बकायदा एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा ऑन एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। तो एस्टिमेट करो आउटपुट टैक्स कितना होगा, एस्टिमेट करो कितना एटीसी होगा, माइनस करके जो भी आएगा ई कैश लेजर में वो पैसा डिपॉजिट हो जाना चाहिए। ठीक है, डन। एक बार रजिस्टर हो गए तो आपका जो वैलिडिटी है वो आपने जिस पीरियड के लिए अप्लाई किया है वो या फिर क्या है 90 डेज विच एवर इज ओके अर्लियर हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम 90 डेज। क्या एक्सटेंशन मिलेगा? यस, एक बार एक्सटेंशन मिलेगा और वो भी अगेन मैक्सिमम 90 डेज का ही मिलेगा, या फिर पीरियड फॉर विच यू हैव अप्लाइड। ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, डायरेक्टली बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग पार्ट 1 की, तो सिंपल सी बात है, पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 या 24। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स कि आज अगर ओके इफ द पर्सन अप्लाइज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्टर, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? डेट ऑफ बिकमिंग लायबल। पर आप 30 दिन बात करते हो तो डेट ऑफ ग्रांट हो जाएगा ओके इफेक्टिव डेट। ठीक है, परफेक्ट। दूसरा दोस्तों याद रखना, व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट कि चलो वो प्रोसीजर पूरा हो गया ओके, जिसमें आपने पहले पार्ट ए डिक्लेयर कर दिया, पैन, मोबाइल नंबर, स्टेट, और पोस्ट वेरिफिकेशन आपको क्या है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों पे आएगा। आप उसको इंसर्ट कीजिए और फिर पार्ट बी फिल इन कीजिए जिसमें आपकी अलग अलग डिटेल्स और आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, ऑप्शन कौन सा लेना है, नॉर्मल स्कीम, कॉम्पोज स्कीम, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है। ठीक है, और वो फिर क्या है, एप्लीकेशन पीओ के पास जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? तो पहला आएगा डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन होगा, या फिर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी विच एवर इज अर्लियर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये वाला याद रखना कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, डोसा क्या है। तो जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन किया, या फिर अगर आधार ऑथेंटिकेशन का सीन नहीं है तो भी 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करता हूं पार्ट 2 की, तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहले क्या है, अगर आपने आधार ऑप्ट किया है, यस, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है आपके डॉक्यूमेंट से, ठीक है, आपके डिक्लेरेशन से, तो भैया सीधा क्या है 7 दिन के अंदर आपको आरसी मिल जाएगा, नो झंझट मार। पर अगर दिक्कत है तो वही 7 दिन के अंदर जब वो रिव्यू कर रहा है, ऑब्वियसली क्या है, वो रिजेक्ट नहीं करेगा, शो कॉज नोटिस भेज देगा डेफिशिएंसी का। ठीक है, तो डेफिशिएंसी नोटिस भेज देगा, टू बी वेरी प्रिसाइज, कि भैया ये इनएक्यूरेट लग रहा है, इसका क्लैरिफिकेशन दो, या ये तूने क्या है कम इंफॉर्मेशन फिल किए, वो इंफॉर्मेशन फिल कर दो। ठीक है, तो वो आपको रिप्लाई कर देना है विद इन 7 डेज। ठीक है, फिर अगर सब सही निकला तो सिंपल सी बात है, विद इन 7 वर्किंग डेज ओके आपको आरसी मिल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपको एक बार नोटिस मिल चुका था। ठीक है, डन। तो इसमें सब 7-7 दिन वाला ही सीन है। ओके, अप्लाई किया 7 दिन के अंदर, एक्सेप्ट या नोटिस आया तो फिर 7 दिन के अंदर रिप्लाई आया, उसके 7 दिन के अंदर या तो एक्सेप्ट या तो फिर रिजेक्ट। बट दोस्तों पेचीदा होता है केस सेकेंड वाले में, जहां पे दोस्तों आइदर यू हैव फेल्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, यानी आपने अप्लाई किया था पर आपका शायद क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन में जो फोन नंबर था वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं था। ओके, तो ओटीपी कहीं और ही जा रहा था। ठीक है, तो आप नहीं उसे वेरीफाई कर पाए। दूसरा, आपने ऑप्ट ही नहीं किया। तीसरा, प्रॉपर ऑफिसर सीम्स दैट देयर इज इट्स नेसेसरी कि फिजिकल वेरिफिकेशन आपका कैरी आउट हो, या फिर क्या है, डेटा बता रहा है कि भैया रिस्क है, यहाँ पे कुछ जोल जपाटा है। ठीक है, तो उस हिसाब से पक्की बात है कि साइड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स होगा क्या, होगा ये कि साइड वेरिफिकेशन होगा, तो उसके लिए 7 दिन तो नहीं चाहिए, थोड़ा तो ज्यादा टाइम चाहिए। तो कितना चाहिए? 30 दिन। तो बोला 30 दिन के अंदर मां कसम क्या है, सिंपल सी बात है, 30 दिन के अंदर ओके याद रखना, या तो यस होगा या तो नोटिस। यस होगा तो अच्छी बात, ठीक है, ओके। नो होगा तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, ओके। नो होगा तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स ओके याद रखना
नोटिस जो है ओके वो आएगा आपको, और आपको उसका 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना है यस और नो। ठीक है, सिंपल सी बात। आपने रिप्लाई कर दिया 7 दिन के अंदर ओके, तो फिर अगले 7 दिन के अंदर ओके क्लियरली क्या है आपका यस और नो आ जाए ओके। तो 30 डेज यहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स। 30 डेज में सब सही निकला, पता चला आपने जो जगह बोली थी आप वहीं पे थे, तो भैया आपको 30 डेज के अंदर आरसी मिल जाए। अगर नहीं तो फिर नोटिस भेजा जाए, उसके 7 दिन के अंदर रिप्लाई दे दो और उसके 7 दिन के अंदर आपको येस और नो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं 25 सबसेक्शन 8 की। यस, ये वाला है ना काफी इग्नोर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू ऑन दिस, काफी इग्नोर्ड है ओके। इग्नोर्ड इसीलिए दोस्तों बिकॉज काफी लोगों को या तो समझ में नहीं आता या तो उसका यार इसमें क्या है, हल्का है। नहीं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओके। स्पेशली ये 90 डे वाला टाइम लिमिट और ये 30 डे वाला ओके। तो होता क्या है कि आज कोई सर्वे चल रहा था, इंस्पेक्शन चल रहा था वगैरह, वहां प्रॉपर ऑफिसर को पता चलता है दैट यू आर लायबल टू रजिस्टर बट यू आर येट नॉट रजिस्टर्ड, यू आर लायबल टू रजिस्टर बट यू आर येट नॉट रजिस्टर्ड। तो फिर ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है ओके, प्रॉपर ऑफिसर में रजिस्टर द सेड पर्सन ऑन टेम्पररी बेसिस एंड इशू एन ऑर्डर। एंड अगर आप ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स ओके, क्लियरली ऐसे सिचुएशन में ओके submit an application for registration within 90 days from the date of grant of temporary registration. Are you getting it? Yes. Yes, my dear friends. 90 दिन के अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अगर आप इसे अपोज करते हैं कि नहीं भाई आई एम नॉट लाइबल टू रजिस्टर, मेरे हिसाब से तो मैं एग्जाम अप्लाई कर रहा हूं, तो फिर सिंपल सी बात है ये अपील में जाएगा। तो अपीलेट अथॉरिटी ओके फाइनली जो ऑर्डर देगा वो है पत्थर की लकीर। तो उन्होंने दोस्तों बोला कि ए सेट्स असाइड द ऑर्डर इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर, तो नो रजिस्ट्रेशन। पर ए कंफर्म्स द ऑर्डर दैट इज इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर, तो भैया ए जब ये ऑर्डर इशू करेगा विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑफ सच ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आप खुद एक्सेप्ट करते हो कि नहीं आई वाज नॉट लायबल टू, आई वाज लायबल टू रजिस्टर बट आई हैव नॉट रजिस्टर्ड, तो 90 दिन के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। पर अगर आप कंटेस्ट करना चाहते हैं इसको तो अपील करो। अब अपील में भी क्या है, आपके फेवर में आंसर नहीं आया तो वहां पे 30 दिन के अंदर क्या है रजिस्ट्रेशन ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, 25(9) में दोस्तों ये वाला एंगल आ सकता है कि यूएन दोस्तों जो है ओके, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, एम्बेसी ओके, यूएनओ वाले जो है उनको दोस्तों यूएन चाहिए ओके, और वो उनको मिल जाएगा विद इन 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इतना तुरंत होगा ओके। बस याद रखना है आपको दैट देयर शुड बी अ रिकमेंडेशन फ्रॉम एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो भैया आपका काम आसान हो जाएगा, 3 दिन के अंदर ही यूएन मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप लोग इनवर्ड नोटिफाइड इनवर्ड सप्लाईज पे जो भी जीएसटी पे करते हो एज इनपुट टैक्स उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन 28 में हम लोगों ने देखा है कि आज अगर एक होता है कोर फील्ड, एक होता है नॉन कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड टाइम पास है बेटा, उसमें कुछ नहीं, ओटीपी डालो और आपका ईमेल आईडी फोन नंबर हो जाएगा वेरीफाई। बट दोस्तों कोर फील्ड राइट, जिसके अंदर आपको पता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस या डायरेक्टर, पार्टनर्स एडमिट हुए, डिलीट हुए, रिटायर हुए, वो सब इंफॉर्मेशन जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी पड़ती है एंड दैट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। तो आज जब भी वो इवेंट घटता है, ये चेंज होता है, तो विद इन 15 डेज ओके क्लियरली दोस्तों आपको इंटीमेट कर देना है, सबमिट कर देना है एप्लीकेशन टू प्रॉपर ऑफिसर ओके। यस, अब 15 दिन के अंदर आपने सबमिट कर दिया ओके, चेंज के 15 दिन के अंदर। अब उनको टाइम चाहिए, तो उनके पास कितना टाइम है, 15 टाइम में वेरिफिकेशन करने का। ठीक है, जहां पे वो लोग बोलेंगे या तो यस या तो नोटिस, यस तो यस ओके, और फिर दूसरा ऑप्शन है नो, नहीं दूसरा ऑप्शन है नोटिस ओके। तो नोटिस आ गया, तो अभी 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई कर देना उस नोटिस का। ठीक है, और उसका फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या है, वो रिप्लाई का जवाब वो 7 दिन के अंदर या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट में दे दे। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों क्लियरली क्या है 15 15 7 7 ओके। 15 दिन के अंदर क्या है आपको इंटीमेट करना है, 15 दिन वो भी लगाएंगे क्या उसे वेरीफाई करने में,
या तो एक्सेप्ट कर देंगे या तो क्या है नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजेंगे तो 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई भेजना है और फिर वो रिप्लाई 7 दिन के अंदर वो ही देखकर या तो उसे अप्रूव करेंगे या तो फिर करेंगे क्या, रिजेक्ट। ठीक है, डन, माय बैड। ओके, नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग सेक्शन 29 की। ओके, सेक्शन 29 में दोस्तों स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहता हूँ 3-4 इश्यूज में। ओके, सबसे पहले दोस्तों 29(2) की बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, एक छोटा सा अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ था कॉम्पो टैक्स पेयर के केस में। कॉम्पो टैक्स पेयर में बोला है क्या कि भाई जो भी तेरा ड्यू डेट है, जो भी चेंज हुआ है, पहले 30 अप्रैल था, अभी 30 जून हुआ। ओके, तो 30 जून के 3 महीने के अंदर तूने रिटर्न फाइल नहीं किया तो तेरा आरसी कैंसिल हो सकता है। यानी भाई 30/9 तुझे इंश्योर करना है कि तू रिटर्न फाइल कर दे GSTR4, वरना तेरा आरसी कैंसिल हो सकता है, मेरे पास हक आ जाएगा। ठीक है, यस। दूसरा दोस्तों नॉर्मल टैक्स पेयर की अगर बात करो, ओके, तो यहाँ पे भी है क्या, मंथली फाइलर हो तो कंटिन्यूअस 6 मंथ्स और क्वार्टरली हो तो ये भी 6 मंथ्स ही है, बट इन टर्म्स ऑफ 2 टैक्स पीरियड यानी कि 2 क्वार्टर्स। ओके, अगर आपने फाइल नहीं किया रिटर्न तो भैया सिंपल सी बात है, क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास पूरी ताकत है कि वो अपना क्या है आरसी कैंसिल कर सकता है। ठीक है, डन माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्या, रूल 10A की। रूल 10A में आपको बैंक डिटेल्स फर्निश करनी होती है, तो उसमें भी क्या है, ये हाल ही में अमेंडमेंट आया है। पहले इसमें 30 डेज था, 45 डेज कर दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी या फिर ओके द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। ये टाइम लिमिट है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, पर ये चीज याद रखना कि ये टाइम लिमिट TDS एंड TCS कलेक्टर को एप्लीकेबल नहीं है, यानी उनको तो भैया बैंक डिटेल्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही क्या है करनी पड़ेगी फाइल। ओके, यस, वो बाद में नहीं कर सकते। इनका बाद में कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, पर कितना 45 डेज था। ठीक है, या फिर मैक्सिमम ड्यू डेट ओके ऑफ GSTR3 भी विच एवर इज अर्लियर, यानी अगले महीने की 20 तारीख। ठीक है, अच्छा, प्रोसीजर ऑफ कैंसिलेशन दोस्तों, ये वाला एंगल एक ऐसा एंगल है जो काफी बच्चे मिस आउट ही कर जाते हैं, बिकॉज आइदर उनको पता नहीं है या आइदर वो लोग इसको इग्नोर करते हैं। बट दोस्तों यही चीजें फिर MCQ में आती और आपको परेशान करती है। ओके दोस्तों, इस केस में कैंसिलेशन 2 तरीके से होता है, एक या तो आप खुद करते हो, एक प्रॉपर ऑफिसर करता है। तो अगर आप खुद करते हो दोस्तों आरसी कैंसिल, तो सिंपल सी बात है, ओके, जो भी इवेंट हुआ है जिसके कारण आरसी कैंसिलेशन होने वाला है, मर्जर है, डेथ हुई है, बिजनेस डिसकंटिन्यू है, वट एवर, उसके 30 दिन के अंदर क्या है आप अप्लाई कर दो फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, एंड उसके 30 दिन के अंदर आपके एप्लीकेशन के ओके सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन के 30 दिन के अंदर आपका आरसी कैंसिल हो जाएगा, कोई मगजमारी का सीन ही नहीं है आप। ठीक है, अगर दोस्तों बात होती है प्रॉपर ऑफिसर की कि प्रॉपर ऑफिसर आरसी कैंसिल करता, तो सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है आपको। तो पहले तो खुद क्या शो कॉज नोटिस भेजेगा कि शो मी द कॉज दैट व्हाई योर आरसी शुड नॉट बी कैंसिल्ड। समझा, व्हाई योर आरसी शुड नॉट बी कैंसिल्ड, पहला पॉइंट वो। दूसरा पॉइंट है क्या कि रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस हैज टू बी इशूड विद इन 7 days ओके ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। इशारा किस बात की तरफ है बताइए, शो कॉज आ गया, उसके 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई भेजना है, और फिर वो जो रिप्लाई आपने भेजा है उसको गवर्नमेंट 30 दिन लगाएगा टाइम। यस, क्या 30 days। 30 days के अंदर बोलेगा या तो सेटिस्फैक्ट्री है या तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री है तो आपका कैंसिलेशन नहीं हो, अगर आपका रिप्लाई डिससेटिस्फैक्ट्री है तो भैया क्लियरली क्या है, सिंपल सी बात है, पास कैंसिलेशन ऑर्डर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई ऑफ सच SCN, एज सिंपल एज दैट। तो पहले SCN इशू करो, 7 दिन के अंदर रिप्लाई दो, 30 दिन के अंदर हाँ या ना मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, डन। तो ये पीरियड ऑफ कैंसिलेशन के रिलेशन में। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 30 की, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। इस केस में दोस्तों विद इन 90 days ओके, और एक्सटेंशन अगर आपको मिला तो 180 days के अंदर आपको क्या है रिवोकेशन का एप्लीकेशन कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा केस,
आपने एप्लीकेशन कर दिया, प्रॉपर ऑफिसर कितने टाइम के अंदर हाँ या नोटिस भेजेगा, तो विद इन 30 डेज। ओके, तो इफ प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद इन 30 डेज, नॉट सेटिस्फाइड विद इन 30 डेज, ठीक है, 30 दिन के अंदर हाँ या नोटिस भेजना है उसको, हाँ तो हाँ, नोटिस तो नोटिस, जिसका रिप्लाई आप करेंगे विद इन 7 डेज, और आपका रिप्लाई के बाद वो लोग क्या है, एक्सेप्ट या डिस्पोज ऑफ कर देंगे अगेन विद इन 30 डेज, सिंपल, ठीक है। यस, तो एक बार मैं पूरा रिवीजन करवा देना चाहता हूं दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू ओके अमेंडमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू कैंसिलेशन ऑर्डर एंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवोकेशन ऑर्डर, ठीक है। अमेंडमेंट के केस में दोस्तों जब भी चेंज हुआ उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर आप क्या कर दोगे, एप्लीकेशन कर दोगे। उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर उनको वेरीफाई करने के लिए क्या है, टाइम लगेगा, या तो यस होगा या तो नोटिस होगा। नोटिस के माय डियर फ्रेंड्स 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिप्लाई कर देना है, उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर या तो एक्सेप्ट होगा या तो फिर रिजेक्ट होगा, सिंपल। कैंसिलेशन ऑर्डर की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले ही आपको क्या है, SCN भेजा जाएगा, दैट शो मी द कॉज दैट व्हाई योर RC शुड नॉट बी कैंसिल्ड, कीपिंग इन माइंड यू हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर सो मेनी पीरियड, वट एवर उसके रीजंस लिख देंगे वो लोग, ठीक है, डन। उसके बाद दोस्तों जैसे ही क्या है उन्होंने इशू कर दिया है, ओके, तो क्लियरली यहाँ पे दोस्तों आपने पढ़ा, ओके, दैट विद इन 7 डेज। रिप्लाई दोस्तों जनरली 7 डेज के अंदर ही देना होता है, ठीक है, दे दिया, और फिर वो रिप्लाई को वो लोग चेक करेंगे, या तो एक्सेप्ट या तो डिस्पोज, ओके, विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज, ठीक है, डन। एंड लास्ट इज रिवोकेशन, ओके, 90 डेज या फिर एक्सटेंशन 180 डेज के अंदर एप्लीकेशन करो। वो एप्लीकेशन का 30 डेज के अंदर क्या है, या तो आंसर एक्सेप्ट आएगा या तो नोटिस। नोटिस अगर आ गया तो 7 दिन के अंदर क्या है कि चुपचाप रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दिया, उसके अगेन यहाँ पे 30 डेज के अंदर या तो एक्सेप्ट होगा या तो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ठीक है, डन। तो ये फटाफट से क्या है, मैंने रिवीजन करवा दिया, और ये आप भी क्या करना, साइड बाय साइड लिख देना, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन ऑर्डर और रिवोकेशन, तो आपको फटक से क्या याद आ जाएगा कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, एक रीसेंट अमेंडमेंट रीसेंट आया था, ओके, और वो था ये कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार कुछ झोल झपाटा चल रहा है, ओके, और उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया सिंपल कि आज फिजिकल वेरिफिकेशन कब हो रहा है, इज इट बिफोर द ग्रांट ऑफ आरसी और आफ्टर द ग्रांट ऑफ आरसी, ठीक है। तो अगर दोस्तों क्लियरली आफ्टर द ग्रांट ऑफ आरसी हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला है 15 वर्किंग डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन, तो आपने आरसी ग्रांट कर दिया है, फिर वेरिफिकेशन के लिए गए हो, तो वेरिफिकेशन के 15 वर्किंग डे के अंदर क्या है, ओके, चुपचाप कॉमन पोर्टल पे रिपोर्ट अपलोड कर देना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, फोटोग्राफ्स अपलोड कर देना, ठीक है। तो अपना जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके आने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। दूसरा दोस्तों उन्होंने बोला है क्या, वेरी सिंपल, कि अगर बिफोर आरसी है, ओके, तो क्लियरली बोला एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेड प्रोविजन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि बॉस अगर वो 4 केसेस है ना जहाँ पे वो डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार या फेल्स टू गो फॉर आधार वगैरह, उसमें क्या बोला है 30 दिन के अंदर सब सही रहा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करके आ जाएंगे, साइट वेरिफिकेशन करके आ जाएंगे, और 30 दिन के अंदर आपको आरसी दे देंगे अगर सब सही रहा तो गवर्नमेंट यही बोल रहा है कि वो 30 दिन का टाइम लिमिट एक्सपायर हो, उसके एटलीस्ट 5 दिन के अंदर आप वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट दे देना, वो डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ्स अपलोड कर देना, सो दैट उसके पास 5-6 दिन का टाइम हो भाई, जहाँ पे वो देख के क्या है इजीली बोल सके यस और नोटिस, समझा, यस। तो 30 दिन के पहले ही क्या अपलोड कर देना, 30 दिन के बाद मत कर, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू, ओके, यस, एक रीसेंट दोस्तों क्या है सिचुएशन आया है रूल 21 में, रीसेंट अमेंडमेंट नया आया है दोस्तों, कैंसिलेशन में एक और रीज़न जुड़ गया है, और वो रीज़न ये है कि भैया रिवोकेशन ऑर्डर पास हुआ उसके 30 डेज के अंदर आपको ओके रिटर्न्स फाइल करने हैं। अगर प्रोस्पेक्टिव है तो भैया डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से अप टू डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर, और अगर रेट्रोस्पेक्टिव है तो डेट व्हेन द कैंसिलेशन केम इनटू इफेक्ट से लेके डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन,
का आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर। नहीं किया तो वापस जो आपका क्या है कैंसिल था, रिवोक हुआ, वापस कैंसिल हो जाए, सिंपल इज दैट। ठीक है, डन। ये 30 डेज वाला टाइम लिमिट याद रखना, ठीक है। यस, दूसरा दोस्तों स्पेसिफिकली क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला पता नहीं ऐसे ही आ गया है, आई डोंट थिंक सो उसकी ज़रूरत है, वो ऐसे ही छप गया है, उसका वो ड्यू डेट या टाइम लिमिट का सीन नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों सीधा बात करते हैं आईटीसी में। यस, देयर आर लॉट ऑफ टाइम लिमिट्स एंड ड्यू डेट्स हियर, सो लेट्स फोकस हियर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्रोविजो टू 16(2) की, कि बॉस आज पब्लिक भूल जाता है कि 16(2) ए डबल ए बी सी डी ये तो कंडीशन है ही, बट यहाँ पे याद रखना कंफर्म आपका तभी होगा आईटीसी जब ये 180 डे वाली कंडीशन भी आप सेटिस्फाई करोगे, समझा। यस, तब तक कंफर्म नहीं है आपका आईटीसी। तो 180 डेज के अंदर रिसिपेंट को पेमेंट करना पड़ेगा सप्लायर ऑफ बोथ कंसिडरेशन एंड टैक्स अमाउंट, सिंपल, ठीक है। 3 एक्सेप्शन है, आरसीएम वाला केस, डीम सप्लाई वाला केस एंड 15(2)(b) वाला केस, ठीक है, डन। अच्छा, दूसरा टाइम लिमिट है दोस्तों यहाँ पे 37A का, बोला है देख भाई सप्लायर तूने अगर 1 में दिखा दिया तो और 3B में नहीं दिखा दिया तो अभी भी सुधर जा, अगले साल के 30 सितंबर के पहले टैक्स पे करवा दे, सो दैट मैं एज गवर्नमेंट रिसिपेंट को बोल सकूं कि तूने जो आईटीसी लिया सही लिया। बिकॉज अगर तूने ये काम नहीं किया तो मुझे रिसिपेंट को बोलना पड़ेगा क्या कि 30 नवंबर तक तू अपना क्या कर दे, ओके, क्लियरली तू अपना आईटीसी रिवर्स कर दे। एंड आई टेल यू, ओके, रिसिपेंट भी अभी क्या है, जब से ये पेमेंट वाला कंडीशन बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट हुआ है, रिसिपेंट भी स्मार्ट हो गया। आई टेल यू हमारा केस, ओके, द रिलेशनशिप दैट आई एंड पीडब्ल्यू शेयर इज दैट ऑफ अ कंसल्टेंट। आई डोंट गेट अ सैलरी, आई गेट कंसल्टेंसी फीस एज अ प्रोफेसर, ठीक है। तो आज सीन क्या है, मैं बकायदा मेरे अमाउंट पे जीएसटी लगाता हूं उनको, राइट, और मैनेजमेंट मुझसे ओके बकायदा ओके मेरी अगली सैलरी जो रिलीज हो रही है, अगली कंसल्टेंसी फीस जो रिलीज हो रही है, उसके पहले मुझे बता देता है भैया आपने लास्ट टैक्स पीरियड का टैक्स पे किया, उसका जीएसटी चालान भेजो, तब जाके मैं आपका इस महीने का क्या है जो फीस है वो रेमिट करूँ। तो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ कंप्लायंस, कि आज जो रिसिपेंट है वो सप्लायर को बोल रहा है भाई तेरा जीएसटी चालान का भेज मुझे कॉपी कि तूने इतना टैक्स पे किया है, उसका स्क्रीनशॉट ही है वो भेज दे, जिससे रिसिपेंट को कंफर्मेशन रहता है कि सिर्फ इसने 1 में नहीं दिखा है, इसने पे भी किया है टैक्स। तो आजकल ये भी क्या है बड़े पैमाने पे दोस्तों रिसिपेंट्स कर रहे हैं, जिनके साथ आप रिकरेंटली काम कर रहे हो वो कर रही है प्रैक्टिस कि भैया तेरा ये वाला पेमेंट तब रिलीज करूंगा जब तू बताएगा कि लास्ट टैक्स पीरियड का तूने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, विच इज ग्रेट, ठीक है। इसे ये 180 डे वाली कंडीशन भी सॉर्ट हो जाती है और ये 37A वाला का क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है, डन। अच्छा, 16(4) में क्या है, टाइम लिमिट है दोस्तों, पूरे इंडिया को पता है ये चीज कि बॉस अगर सब कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद फॉर सम रीजन तूने क्या है आईटीसी अब तक नहीं लिया रिटर्न्स में, तो ले ले, ओके। अप्रैल में था तो आइडियली 20 मई को ही ले ले, पर नहीं लिया तो अगले साल के 30 नवंबर के पहले ले, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा दोस्तों, ये रिसेंट अमेंडमेंट आया है, बराबर से सुनना। अगर कोई सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपेंट रजिस्टर्ड है और वो टैक्स पे कर रहा है एज पर आरसीएम अंडर 9(3) और 9(4), ठीक है, तो सबसे पहला तो एक टैक्स इनवॉइस के पर्सपेक्टिव से कंप्लायंस है कि भाई सबसे पहला तो क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई जो भी होगा, ओके, तो गुड्स है तो टाइम ऑफ सप्लाई 12(3) के हिसाब से होगा, सर्विस है तो 13(3) के हिसाब से होगा, करेक्ट। तो जो भी टाइम ऑफ सप्लाई आता है उसके पहले इनवॉइस रेज कर दे, उसके बाद किया तो वो ऑफेंस है, 122(3) में 25,000 तक पेनल्टी लग सकता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि भैया तूने भी क्या है, ये जो आरसीएम के तहत टैक्स पे करने को आ रहा है तेरे को, ठीक है, उसका भी आईटीसी तू मैक्सिमम कब तक ले सकता है, गवर्नमेंट ने बोला है ओके अगले साल का
30th नवंबर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एक्चुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, दैट्स इट। ओके, देखो आइडियली तो क्या है, इतना लेट नहीं होता इन लोगों का, बिकॉज उनको पहले कैश लेजर में पैसा जमा करना पड़ता है और फिर क्या है 3B में वो लोग ITC ले लेते हैं, ठीक है। तो आइडियली वो हाथों हाथ तभी हो जाता है, बट इन केस ऐसा हो गया कि आपने ई कैश लेजर में पैसा डाल दी, ठीक है, एंड क्या है 3B के तहत आपने नहीं लिया, तो फिर उस केस में माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली ओके गवर्नमेंट बोल रहा है कि बॉस थोड़ा एक्सटेंशन दे रहे हैं हम लोग, आप टेंशन मत लो, आपका भी क्या अगले 30 तारीख तक 30 नवंबर तक क्या ITC आप ले लेना, कोई घबराना मत, ठीक है। ओके, ये जो है कि क्या GSTR1 हम लोग उसी टैक्स पीरियड में फाइल कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। अप्रैल का GSTR1 आप अप्रैल में ही फाइल नहीं कर सकते, आपको उसको मई में ही करना पड़ेगा, समझा? यस। तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, ओके, ड्यू डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन GSTR1 और 3B, तो इस केस में एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न और 30th नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल्स पर्टेन विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इस सबका एक्चुअली सब ड्यू डेट्स बहुत ही ज़्यादा क्या है पहले अलग अलग थे, तो सबको स्ट्रीमलाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 88C वाला सी क्या है केस, कि अगर आपने 1 में ज़्यादा टैक्स दिखाया है और 3B में कम, तो गवर्नमेंट इतना ही बोल रहा है, देख भाई सिंपल सी बात है, RP शेल इंटीमेट, ओके, रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी इंटीमेटेड ऑन द पोर्टल फॉर सच डिफरेंस, या तो पे कर या तो एक्सप्लेन कर विद इन 7 days। इफ द अमाउंट इज नॉट एक्सप्लेन्ड या फिर क्या नॉट रिप्लाइड, तो भैया रिकवरी ऑफ टैक्स शेल स्टार्ट अंडर सेक्शन 79, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। ये 7 days वाला टाइम लिमिट याद रखना, ठीक है। सेम टाइम लिमिट दोस्तों 88D में है, जब आप बात कर रहे हो 2B में और 3B के डिफरेंस के ITC में, कि जहाँ पे 2B में क्या है, ओके, आपने 3B में ITC ज़्यादा लिया है इन रिलेशन टू व्हाट इज़ अवेलेबल इन 2B, तो उस केस में भी वही है, 7 days के अंदर, इंटीमेशन के 7 days के अंदर या तो टैक्स पे करो या तो रिप्लाई करो, कुछ भी नहीं किया तो रिकवरी चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम लोग कॉम्पो टैक्स पेयर की, तो कॉम्पो टैक्स पेयर का अभी जो अमेंडमेंट के बाद ड्यू डेट है वो है 30th जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। NRTP का दोस्तों आप जानते ही हो, ओके, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ योर RC विच एवर इज अर्लियर। तो इसका इंश्योर करना दोस्तों हर महीने का आप देखो, तो फॉर एग्जाम्पल इसका 65 days के लिए है, ओके, तो आज अप्रैल में शुरू हुआ था, तो अप्रैल है, मई है, दो टैक्स पीरियड्स उसके होंगे, तो इसका 2 ड्यू डेट्स निकलेगा, समझा? यस। तो आज अगर 1 अप्रैल से उसका क्या है कमेंसमेंट हो रहा है बिजनेस का, ठीक है, और ख़त्म हो रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका RC ऑन लेट्स से 5th of June, तो आपको वैसे क्या है कंपेयर करना है कि आज अप्रैल है, तो अप्रैल में आप ले लेंगे 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी कि 13th में, और मैंने 5th of June बोलना था एक्सपायरी, तो वहाँ से 7 दिन के अंदर, तो 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ RC, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके, तो 12th of June विच एवर इज अर्लियर, तो ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 13th of June और 12th of June विच एवर इज अर्लियर, तो 12th of June, वैसा, समझा? तो इंश्योर करना कि आप अच्छे से इसको केटर करें। अच्छा, फाइनल रिटर्न का क्या है, तो सिंपल सी बात है, बोल दिया है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। तो डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर में फर्क क्या है, इस दिन ऑर्डर पास हुआ, इस दिन, ओके, ऑर्डर में लिखा जाएगा कि किस दिन कैंसिलेशन इफेक्ट में आया, या तो रेट्रोस्पेक्टिव होगा या तो प्रोस्पेक्टिव, सिंपल। तो जो भी 2 डेट्स है उसको कंपेयर करो, जो लेटर डेट है वहां से 3 months ले, ठीक है, डन। ये 3 months वाला पॉइंट भूल जाते हैं लोग। अच्छा, ऑर्डर वाले का कब है, ओके, तो दोस्तों 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, ऑर्डर वाला हो या ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला हो, दोनों का सेम ही है, ओके, GSTR 5 है, एंड दैट इज अगले महीने की 20 तारीख को आपको रिपोर्ट करने हैं ट्रांजैक्शंस, ओके, एंड टैक्स पे करना पड़ेगा। QRMP में माय डियर फ्रेंड्स, ओके, 3 चीज का टाइम लिमिट है, एक है GSTR 1 का, एक है 3B का और एक है टैक्स पेमेंट का, ठीक है। तो आज
सबसे पहले दोस्तों टाइम लिमिट जान लेते हैं GSTR 3B का। ओके, तो आज क्लियरली डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कौन से स्टेट्स में हो। ओके, तो एक है 22, एक है 24। ओके, तो ऑल ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट्स को 24 है। ओके, तो अप्रैल मई जून, तो 24 जुलाई, एज सिंपल इज दैट। आपको टैक्स पे कर देना पड़ेगा उस क्वार्टर के रिलेशन में। ओके, अपना 3B फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियरली 3B का सीन आपका सॉर्ट हो गया। टैक्स पेमेंट तो आई एम सो सॉरी मंथली बेसिस पे होगा। 3B आपको फाइल करना है, वेरी सिंपल, विथ ऑल द 3 months फॉर द एंटायर क्वार्टर ऑन दिस डेट, माय बैड। ओके, 1 का क्या सीन है, तो बोला है 13। ओके, तो आज 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, तो अप्रैल मई जून है, तो 13 जुलाई। बट दोस्तों याद रखना कि यहाँ पे IFF भी आप फाइल कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं, जो मंथली बेसिस पे ओनली B2B ट्रांजैक्शंस के रिलेशन में होता है। तो उसका भी ड्यू डेट क्या है, 13 तारीख, ठीक है। अप्रैल का 13 पे, मई का 13 जून, जून का 13 जुलाई। और सिर्फ जून का याद रखना, IFF नहीं फाइल होगा, GSTR 1 फाइल होगा, ठीक है। IFF सिर्फ पहले 2 महीने के रिलेशन में फाइल होगा। ओके, डन। और टैक्स पेमेंट दोस्तों आपको करना है बिंदास 25 तारीख को। ओके, 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ठीक है, यस। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, वैसे 20 तारीख होता है, पर वैसे इस केस में QRMP वाले को 25 तारीख दे दिया है, ठीक है, डन। तो कीप दिस इन माइंड वेरी वेल माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यस। दूसरा, ओके, GSTR 1A का नया अमेंडमेंट आया दोस्तों। ओके, तो बोला है क्या कि भाई सुन, 1A पहले तो किस पीरियड के रिलेशन में फाइल होगा, तो गवर्नमेंट ने बोला है आपका अप्रैल का है टैक्स पीरियड, तो उसका आपने GSTR 1 फाइल किया होगा 11 तारीख तक। तो गवर्नमेंट बोलता है उसमें कोई अगर चूक हुई तो आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 विच एवर इज लेटर, उसके बाद और 3B के पहले आप फाइल कर सकते हो, समझा, यस। तो आज अगर आपने एक्चुअली फाइल किया है लेट्स से 10 तारीख को, ड्यू डेट उसका 11 तारीख है 1 का, तो आप 11 के बाद यानी 12 और 19 तारीख के बीच में 1A फाइल कर सकते। तो आपने कोई सप्लाई अगर नहीं दिखाया तो वहां पे दिखा सकते हो, ठीक है, यस। बट अनफॉर्चुनेटली रिसिपेंट को 2B में दिख जाएगा। ओके, कब, उस टैक्स पीरियड में नहीं, अगले टैक्स पीरियड, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो आज अगर आपका ओके अप्रैल का 1 फाइल होता है 11 तारीख तक, तो सीधा उसी मंथ में 2B में दिख जाएगा। और आप क्लियरली क्या है, अप्रैल का जब क्या है फाइल करोगे, ओके 11 मई को, तो 14 मई को रिसिपेंट ले सकता है। पर ये बंदे ने, आप समझो 14 मई को ही अगर क्या है 1A फाइल किया है, एक ऐसे आउटवर्ड सप्लाई का जो 1 में होना चाहिए था पर नहीं है, तो फिर याद रखना आप 14 मई को ही रिसिपेंट के 2B में नहीं आएगा, 14 जून को आएगा अगले टैक्स पीरियड में, ठीक है, दैट्स इट। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ओके, यस। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम लोग ई-वे बिल की। ओके, तो ई-वे बिल के केस में माय डियर फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अगर हम लोग ई-वे बिल में देखें तो भैया एक पार्ट ए जनरेट करते ही ओके एक यूनिक ई-वे बिल नंबर पैदा होता है, जिसके ओके 15 दिन के अंदर आपको पार्ट बी अपडेट करना है। अगर नहीं किया तो फिर वापस आपको पार्ट ए फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, यस। तो ये एक चीज़ याद रखना। दूसरा, पार्ट ए ओके ब्लॉक हो जाएगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा मेरे भाई अगर एक टैक्स पेयर जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है उसने सेल्फ असेस टैक्स जो पेमेंट है, पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स, यानी पेमेंट बेसिकली नहीं की आप समझो फॉर 2 consecutive क्वार्टर्स, या फिर ओके एक बंदा है जो रेगुलर टैक्स पेयर, उसने 2 टैक्स पीरियड से अपना 3B फाइल नहीं किया, या फिर एक ऐसा बंदा है जो 2 महीना या 2 क्वार्टर से अपना GSTR 1 फाइल नहीं कर रहा है, या फिर एक ऐसा बंदा जिसका RC सस्पेंड होकर रखा है, उसका पार्ट हम लोग फिल करने ही नहीं देंगे, जिससे उसका ई-वे बिल बनेगा ही नहीं। पहले ये सब ठीक करो फिर ई-वे बिल जाओ,
ओके यस। और ई वे बिल के बना अगर क्या उसने कुछ निकाला और बीच में पकड़ा गया तो पता है आपको 200 टका की पेनल्टी लग जाएगी। यस। नेक्स्ट दोस्तों क्या है यहाँ पे जो ड्यू डेट्स एंड टाइम लिमिट्स है कि भैया आज अगर इंस्पेक्शन होता है आपका तो आपको समरी रिपोर्ट 24 आवर्स के अंदर ही क्या है कॉमन पोर्टल पे डाल देनी, और फाइनल रिपोर्ट जो है ओके वो 3 दिन के अंदर। एक्सटेंशन और 3 दिन का मिल जाएगा फ्रॉम द कमिश्नर। ठीक है। काउंटिंग आपका ऑब्वियसली होगा मिडनाइट ऑफ द डे व्हेन द व्हीकल वाज इंटरसेप्टेड, वहां से ही शुरू होगा। बेसिकली वैलिडिटी ऑफ ई बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही है, 24 घंटे और 3 दिन को काउंट करेंगे। ठीक है। दूसरा दोस्तों जॉब वर्कर के केस में हम लोगों ने टाइम लिमिट देखा है कि आज अगर सीधा प्रिंसिपल के प्रीमाइसिस से जॉब वर्कर पे जा रहा है इनपुट या कैपिटल गुड्स तो विद इन 1 ईयर ओके या 3 इयर्स के अंदर वापस आ जाना चाहिए। एक्सटेंशन अगेन 1 ईयर एंड 2 ईयर का होगा। 1 ईयर ऑब्वियसली दोस्तों है ऑफ इनपुट्स 1 ईयर प्लस 1 ईयर, और कैपिटल गुड्स का 3 ईयर प्लस 2 ईयर फ्रॉम द डेट इट वाज सेंड टू जॉब वर्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है। डन। एंड दूसरा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपने सीधा सप्लायर से ही भेजा है जॉब वर्कर के पास तो अगेन दोस्तों यहाँ पे एक्सटेंशन वही है ओके 1 ईयर एंड 1 ईयर फॉर इनपुट्स एंड 3 इयर्स एंड 2 इयर्स फॉर कैपिटल गुड्स। बट डेट क्या है? डेट व्हेन द इनपुट्स या कैपिटल गुड्स वर रिसीव्ड बाय जॉब वर्कर। ठीक है। तो यहाँ पे रिसीव्ड है और यहाँ पे सेंट है, सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। दूसरा एक और चीज़ यहाँ की ड्यू डेट याद रख लेना ITC 04 इंटीमेशन की, जहाँ पे आपको बेसिकली डिटेल्स देनी पड़ेगी ओके ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को कि कब आपने सेंड किया है जॉब वर्कर को ये गुड्स, कब उसे रिसीव हुआ है एंड कब आपने भेजा है फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर। ठीक है। ये सब डिटेल्स आपको भेजनी है सो दैट लूप में है भाई वो बंदा कि आप क्या कर रहे हो, आपने रिमूव किया है तो कहाँ गया है। ठीक है। तो अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में प्लीज़ मार्क करना है अप टू 5 करोड़ है तो आपको एनुअली ही फाइल करना है ये डिटेल एक बार 25 अप्रैल। ओके यस। और अगर क्या है ये चीज़ हो रही है माय डियर फ्रेंड्स सॉरी आपका एग्रीगेट टर्नओवर है मोर देन 5 करोड़ तो 2 बार करना पड़ेगा हाफ ईयरली बेसिस पे, एक आपका अक्टूबर में आएगा और दूसरा 25 अप्रैल। ठीक है। यस। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 25 अक्टूबर और फिर क्या आ जाएगा ओके अगले साल के 25 अप्रैल तक। ठीक है। तो ये टाइम लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा माय डिफरेंस अगर बात करते हैं ऑर्डिनरी असेसमेंट की तो भैया आज आपको ऑडिट कंप्लीट करना है कितने टाइम के अंदर? 3 महीने के अंदर। ठीक है। और एक्सटेंशन कितना मिलेगा? 6 मंथ्स। ओके डन। तो इतने टाइम के अंदर कर देना भाई ऑडिट कंप्लीट है, ऐसा नहीं लाइफ टाइम लग जाए। बट दोस्तों अगर बात हो रही है स्पेशल ऑडिट की तो भैया सिंपल सी बात है 90 डेज प्लस एक्सटेंशन 90 डेज जहाँ पे CA में ऑडिट करेंगे आपका। ठीक है। डन। विच विल बी अपॉइंटेड बाय द कमिश्नर। ठीक है। डन। नेक्स्ट इज PA ऑर्डर की अगर बात करें तो कितने टाइम के अंदर पास हो जाना चाहिए? 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और जैसे ही PA ऑर्डर पास होगा उसके कितने टाइम के अंदर FA ऑर्डर आ जाना चाहिए? 6 महीना एक्सटेंशन और 6 महीना और एक एक्सटेंशन 4 साल मैक्स। ठीक है। डन। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न में तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया तो उसके 60 दिन के अंदर एक्सटेंशन 60 दिन आपने अगर रिटर्न्स फाइल कर दी जिसके नहीं किए थे तो भैया सिंपल सी बात है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के हिसाब से नहीं, आपने जो असेसमेंट किया उसके हिसाब से क्या है आपका टैक्स का स्क्रूटिनी होगा। ठीक है। बस याद रखना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पे हो या नीचे हो टाइम लिमिट एक ही है 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर टू विच सच टैक्स नॉट पेड ओके रिलेट्स टू। ठीक है। वो सेम ड्यू डेट है उसका। समरी असेसमेंट में याद रखना दोस्तों कि अगर समरी असेसमेंट पास हो गया है ओके तो इट कैन बी विड्रॉन जस्ट लाइक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। अगर ओके there is an application filed by taxable person for withdrawal within 30 days from the date of receipt of order या फिर okay on his own motion where the commissioner only finds कि यार ये order ही गलत है दोस्तों okay erroneous है और 73-74 की प्रोसीजर्स फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं सीधा डिमांड एंड रिकवरी की। ओके तो डिमांड एंड रिकवरी की दोस्तों अगर बात करें तो सिंपल सी बात है
73 में माय डियर फ्रेंड्स इतना ही बोला है कि भाई सुन, अगर आपने शो कॉज नोटिस के 30 डेज के अंदर क्या है पेमेंट कर दी, ओके, तो या तो शो कॉज के पहले या तो शो कॉज के 30 डेज के अंदर, तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे सिनेरियो में ओके आपको पेनल्टी ही नहीं लगेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यस। उसके बाद कभी भी किया, शो कॉज के 30 दिन के बाद कभी भी किया, सीधा 10% पेनल्टी और 10,000 विच एवर इज हायर, सिंपल इज दैट। ओके, यस। पेनल्टी डिस्कस करते तो 74 की भी कर लेते हैं कि भाई आज अगर 30, देख सबसे पहले तो शो कॉज के पहले किया तो 15%, शो कॉज के 30 दिन के अंदर 25%, ओके। शो कॉज अभी चला गया टाइम लिमिट उसका, तो डिमांड ऑर्डर के 30 डेज के अंदर 50%, और उसके बाद सीधा 100%, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, टाइम लिमिट्स। तो भैया शो कॉज आपको इशू करना है 2 साल और 9 महीना, और 74 में 4 साल और 6 महीना, और ऑर्डर यहाँ पे 3 साल, वहां पे 5 साल। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, ड्यू डेट से ले लो आप ऑफ एनुअल रिटर्न, ये पूरा टाइम पीरियड। बट रिफंड के केस में डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड से ले लो। ठीक है, इस पे क्लैरिटी रखना, और रिफंड वाले केस में। ठीक है, 75 में दोस्तों याद रखना कि बॉस अगर केस रिमांड बैक हुआ है बाय अपेलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट, ओके, क्योंकि अपेलेट अथॉरिटी तो कर ही नहीं सकता, उन्होंने बस ऐसे ही लिख दिया है इसमें, ओके, बिकॉज अपील्स में हम लोग देखते हैं कि अपेलेट अथॉरिटी तो कर ही नहीं सकता, ट्रिब्यूनल और कोर्ट ही कर सकता है। तो 2 साल के अंदर क्या है आपका, ओके, ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। तो पीओ शेल पास ऑर्डर विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। ठीक है, ये वाला याद रखना। दूसरा, इंश्योर करना कि भाई आपका ऑर्डर जो है 73 74 में 3 साल या 5 साल के अंदर पास हो जाए, नहीं हुआ तो टाइम बाढ़ हो जाए। फिर भले ही आपको पता है कि माँ कसम इसने टैक्स पे नहीं किया, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने ऑर्डर उतने टाइम लिमिट के अंदर पास नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, एक बार ऑर्डर पास कर दिया, 3 महीने के अंदर पेमेंट कर देना या अपील कर देना। ठीक है, कुछ भी नहीं किया तो रिकवरी चालू हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ओके प्रोविजनल अटैचमेंट। ओके, तो प्रोविजनल अटैचमेंट दोस्तों होगा, उसका एक्सपायरी पहले था 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, पर अब बोला है रिटर्न इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कमिश्नर, और 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, उतने टाइम तक प्रोविजनल अटैचमेंट रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ओके, डन। रिफंड वाले केस में माय डियर फ्रेंड्स, ओके, 2 साल का पीरियड है, आपको पता ही है, फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। ओके, एज सिंपल एज दैट। और यूएन के लिए है 18 months। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एडवांस रूलिंग्स की। ओके, एडवांस रूलिंग्स में माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको AAR का ऑर्डर पसंद नहीं आया तो 30 डेज प्लस 30 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो AAR में। ओके, सिंपल सी बात है। ऑर्डर AAR हो या AAR हो, उनको 90 डेज के अंदर पास करना पड़ेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, वही चीज यहाँ पे लिखा है मैंने। ओके, अपील के केस में दोस्तों एज यू ऑल नो, ओके, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील वाला सीन क्या है, वेरी सिंपल है दोस्तों, कि आज अगर आपने फाइल कर दी अपील तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपको मिल जाएगा क्या, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, अब 7 दिन के अंदर। ओके, अब डिपेंड करता है एक्चुअली, आई एम सो सॉरी, कि आप कॉमन पोर्टल पे अपना डिमांड ऑर्डर अपलोड करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट ही आ जाएगा आपका डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। पर अगर आप नहीं करते हो तो भैया आपको फिजिकली जाके क्या है अटेस्टेड ओके ऑर्डर देना पड़ेगा, और अगर आप 7 दिन के अंदर दे के आते हो उनको तो डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। अगर नहीं देते हो तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कॉपी आ जाएगा आपका डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। ठीक है, क्या विड्रॉ हो सकता है? यस, वो डिसीजन दे उसके पहले तू विड्रॉ कर देना बस। ठीक है, डन, दैट्स इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट आ गया ओके तो फिर आपको अप्रूवल लगेगा किसका, अपीलेट ट्रिब्यूनल का। ओके, विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील। ठीक है, पर कर सकते हो आप विड्रॉ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में दोस्तों एक टाइम लिमिट ये आया था कि कितने टाइम तक आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो वैसे 72 months।
पर अगर आपका कोई टैक्स पीरियड अपील में चल रहा है तो बोला 1 year आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ सच अपील और 72 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न टू विच सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेट टू विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो थोड़ा एक्सटेंड कर दिए। ओके, नेक्स्ट इज पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना, बात करते हैं फाइनल रिलीज की। तो आप लेके उठा के सीज करके लेके गए हो, कब तक रखोगे भाई? तो गवर्नमेंट ने बोला लेके गए उसके 6 महीने के अंदर शो कॉज आ जाना चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर शो कॉज नहीं आया तो चुपचाप जिसका गुज है उसे वापस दे दो भाई, क्योंकि तू वो गुज के साथ कुछ नहीं कर पा रहा, शो कॉज तो निकाल नहीं पा रहा है। ओके, दूसरी क्या ही बात कर। ठीक है, दूसरा ओके ये चीज़ है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना कि जैसे ही क्या है सेक्शन 130 के तहत आपके गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाते हैं ड्यू टू दीज रीजंस। ओके, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है क्या कि आफ्टर गिविंग अ पीरियड ऑफ 3 months टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन। ओके, 3 महीने का टाइम पीरियड देंगे जहाँ पे आप वो रिडेम्पशन फाइन पे कर सको, नहीं अगर दें तो फिर वो बेच खाएंगे आपका। ठीक है, तो 3 months का टाइम लिमिट याद रखना। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट इज कि 133 के तहत अगर क्या है दोस्तों आपको कोई सज़ा हो रही है तो कितने महीने के लिए होगी? ओके, जहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्व है ऑफेंसेस इज कमिटेड बाय जीएसटी ऑफिसर, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 महीना या फिर फाइन या फिर 25,000। ओके, और उसमें भी दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ तो गवर्नमेंट इसका जनाजा निकालेगा, या फिर कोई दूसरा हुआ तो कमिश्नर। ओके फ्रेंड्स, बात हुई है सेक्शन 129 की। 129 क्या बोलता है? वेरी सिंपल, ये भाई सुन, where any person transport stores any goods while they are in transit। तो सिंपल सी बात है भाई, इस केस में तो गुड्स लेके जा रहा है विदाउट इनवॉइस और फिर पकड़ा गया है तो 7 दिन के अंदर तेरा डिटेन जैसे ही हो जाएगा, 7 दिन के अंदर तेरे को नोटिस भेजेंगे स्पेसिफाइंग पेनल्टी, उसके 7 दिन के अंदर उसका ऑर्डर पास कर देंगे। ठीक है, और उसके 15 दिन के अंदर भैया तुझे पेमेंट कर देना है, कर दिया तो मैटर सॉल्व, नहीं किया तो भैया बेच खाएंगे तेरा गुड्स या तेरा कन्वेंस। ठीक है, डन। ओके, परफेक्ट। अच्छा, इसका ये पेनल्टी वगैरह ये तो आपको पता ही है, ये मॉनिटरी लिमिट्स में कर देंगे अलग से वीडियो में हम लोग, बट यहाँ पे ड्यू डेट्स जानना था, वो 7 दिन 7 दिन 15 दिन। ओके, एंड नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकली हम लोग विद रिस्पेक्ट टू मिसलेनियस प्रोविजन। ओके, तो मिसलेनियस प्रोविजन में याद रखना दोस्त। ओके फ्रेंड्स, लास्ट इज अपना मिसलेनियस प्रोविजन। ओके, उसमें सबसे पहले क्या है, रेक्टिफिकेशन वाला एंगल याद रखना कि भैया आज अगर क्या है कोई भी ओके जो कंसर्न अथॉरिटी है उन्होंने डिसीजन वगैरह पास किया और उसमें ओके मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो बहुत सिंपल सी बात है। ओके, ये ट्रिकी है, सुन लेना बराबर से, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ओके, कि 3 महीने के अंदर आप उनको बता दो। ओके, तो वेयर सच एरर और मिस्टेक इज बॉट टू नोटिस बाय द इफेक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। तो ये गलती हुई वो 3 महीने के अंदर बता दो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास्ट। ठीक है, तो आज अगर लेट्स से ऑर्डर पास हुआ है 1/4/2025, तो 1/7 के पहले आप उनको बता दो गलती हुई है। ठीक है, तो लेट्स से आपने 1/7 को ही बता दिया। ठीक है, फिर बोला है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन। ओके, यहां से 6 महीने के अंदर ओके इसका करेक्शन कर दो, रेक्टिफिकेशन कर दो, यानी 1/10 के पहले इसका रेक्टिफिकेशन कर दो। तो 1/7 के पहले बता दो और 1/10 के पहले इसका रेक्टिफिकेशन कर दो। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्लियरली बात करेंगे सीधा हम लोग, अभी पहले सीसीआई हुआ करता था। ओके, अब क्या है, अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच के ओके हाथ में है पूरा मैटर, और वो मैटर ये है दोस्तों कि जैसे ही क्या है एप्लीकेशन आ जाता है। ओके, क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, ओके सीधा पहले तो एप्लीकेशन जाएगा स्टेट लेवल कमेटी के पास, वो क्या है क्लियरली फिर रिकमेंड करेंगी 2 महीने के अंदर प्लस एक्सटेंशन 1 month के अंदर कि मैटर जेन्युइन है, प्लीज़ आप देखो। स्टैंडिंग कमेटी फिर उसे वापस रिव्यू करेगी 2 महीना प्लस एक्सटेंशन 1 month के अंदर, और सीरियस हुआ तो डीजीएपी को बोलेगी कि भैया इसमें इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, डीजीएपी को कंप्लीट करने लगेंगे 6 महीना प्लस 3 महीना ओके एक्सटेंशन के अंदर, इतना टाइम लिमिट उनको चाहिए। और फिर फाइनली क्या है ओके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ओके
ऑन द रिसीट ऑफ DGAP रिपोर्ट इफ CCI इज ऑफ द ओपिनियन कि कॉन्ट्रावेंशन अगर हुआ है एज पर द रिपोर्ट ऑफ DGAP तो चालू कर देंगे कार्रवाई। पर अगर पता चला क्या that contravention of section 171 is made in relation to supplies other than what is covered in DGAP report, तो भैया वापस क्या DGAP को काम पे लगाएंगे और 6 महीना वहां पे और बर्बाद हो जाएंगे और बोलेगी चलो इन्वेस्टिगेट करो, ये ना मैटर है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स क्या है, फिर जैसे ही प्रूव हो जाता कि ये गलती थी, इसने एंटी प्रॉफिटेरिंग किया है, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ये कॉन्सिक्वेंसेज उसके हो जाएंगे। एंड क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, ओके, द ऑर्डर passes within 6 months as soon as the CCI determines that RP has done profiteering। 6 महीने के अंदर क्या है, ऑर्डर पास हो जाएगा, ठीक है, डन, एंड रिकवरी चालू हो जाएगा। परफेक्ट, यस। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा क्या था, एक फटाफट से मैंने ड्यू डेट्स एंड टाइम लिमिट्स आपको बता दी, ओके, सो दैट आपका क्या तुरंत रिवीजन हो जाए इसका, एंड अच्छे से क्या है आप ये ड्यू डेट्स को फटाफट से रिकलेक्ट कर पाए, ठीक है। अगर आपको चाहिए एक और ऐसा वीडियो विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी लिमिट्स, जहाँ पे मॉनेटरी लिमिट्स एक बार पूरा क्या रिवाइज करवा दूँ, तो टाइप करो कमेंट सेक्शन में मॉनेटरी लिमिट्स, तो फटाफट से क्या मॉनेटरी लिमिट्स का एक अच्छा सा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।